देखिए यहाँ पे दे रखा है, इफ टू बॉडी इज सेपरेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हैविंग मास 10 kg एंड 20 kg फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो बॉडी है, एक बॉडी ए बॉडी मानते हैं, एक बॉडी ए बी बॉडी मानते हैं। इसका मास 10 kg है, इसका मास 20 kg है ना। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, व्हाट इज दैट, 10 मीटर। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में कितना लगेगा। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ जी। हम कल बता चुके थे, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। आर मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक, तो देखिए जी आएगा मेरे पास, आपको पता है जी का वैल्यू क्या होता था, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये होता था जी का वैल्यू। तो जी का वैल्यू हम पुट करेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू m1 कितना है 10 kg ले लीजिए m1, और m2 को ले लीजिए 20, और नीचे में डिवाइड होगा 10 का स्क्वायर, r का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, पता होगा आपको। ये जीरो कैंसिल, ठीक है, और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा 2 इंटू 6.67 मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा आपको 4, और ये मल्टीप्लाई होगा और 3, और ये मल्टीप्लाई होगा 13.34 इंटू 10 पावर -11। अब इसको अगर शिफ्ट कीजिएगा ना सिग्निफिकेंट फिगर के अराउंड, तो एक दो डिजिट आपको रखना है, तो एक डिजिट में करना कर सकते हैं स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में। तो एक पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर लीजिए, एक पॉइंट को शिफ्ट कीजिएगा ना, एक 10 देगा ये। तो इसको लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10, सॉरी 1.34, 1.33 इंटू, एक 4 तो बाकी है, छोड़ दीजिए इसको, है ना। एक पॉइंट इधर आया, 1.33 हो गया, इंटू 10 पावर 11 है ना, ये हो गया आपको 10 पावर -10 हो जाएगा। ये कैसे हुआ देखिए, इसको ये 10 को शिफ्ट किया इधर, है ना, तो एक 10 दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 113 इंटू, आप देखिए इसको समझिए, किसी भी डिजिट को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 5.23 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5.23, ठीक है, और या ऐसे लिखिए 56.23, ऐसा मान लीजिए 56.23 है, ऐसा डिजिट, ठीक है। तो एक डिजिट को हम इधर खिसका रहे हैं, इसमें मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से डिवाइड कर दिए। तो क्या होगा यहाँ पे, ये डिजिट इधर खिसकेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपको यहाँ पे, या तो क्या करें यहाँ पे, ठीक है, ये 10 से इसको मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करें यहाँ पे, देखिए ये जो 5 6 है ना, और ये पॉइंट उड़ेगा, तो 3 नीचे में भी, ये 2 नीचे में भी आएगा 0, इस पॉइंट के बदले 0 0, एक ये 0 था, 3 0 हुआ, इनके ऊपर में 10 है, ठीक है। अब ये 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा ना, ये 0 से इसको डिवाइड कीजिएगा, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 5.623 इंटू 10, ये नंबर है, ये एक डिजिट में कन्वर्ट हो गया, अभी 2 डिजिट में था और एक डिजिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, एक पॉइंट को शिफ्ट कीजिए और इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमने वही करा था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक डिजिट को यहाँ शिफ्ट करा और एक 10 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 पावर -11 था और ये ऐड हो गया 10 पावर -11, और एक 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 10 पावर 1 आएगा। आपको पता है मल्टीप्लाई में बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है, तो ये बनेगा 10 पावर -11 प्लस 1, दैट इज 10 पावर 10। तो 10 पावर 10 जो है यहाँ पे माइनस में, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 पावर 10 इसी टाइप से आ गया, ठीक है। तो इतना न्यूटन का फोर्स जो है इन दोनों के बीच में लगेगा, अगर ये मास 10 kg और 20 kg का बॉडी रखा हो, तो इसके दोनों के बीच में ना इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, एक चीज हम लोग देखते हैं इसमें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो एप्लीकेबल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं, देखिए कि इससे पहले आपको पता, ये हम बता चुके हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, और ये हाँ ओके, और ये हमेशा जो है दो अपोजिट बॉडी पे काम कर, दो बॉडी होना चाहिए इसके लिए, एक्शन और रिएक्शन के लिए दो बॉडी होना चाहिए, ये बॉडी एक एक्शन एक रिएक्शन, है ना, तो इसके लिए दो बॉडी चाहिए।
और ठीक उसी टाइप से ग्रेविटेशनल फोर्स में भी क्या होता है, दो बॉडी होता है। ये अगर इसको खींचेगा जिस फोर्स से, ये भी इसको खींचेगा उसी फोर्स से, है ना। यहाँ भी एक्शन और रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है ना। तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनने से क्या होगा, यहाँ भी हम कह सकते हैं ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल है ना। अब इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कि इफ द अर्थ एंड स्टोन अट्रैक्ट ईच अदर बाय इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स, देन व्हाई डू वी सी द स्टोन फेलिंग टुवर्ड द अर्थ बट डू नॉट सी द अर्थ राइजिंग टुवर्ड द स्टोन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मान लीजिए अर्थ पे आप एक स्टोन को गिराते हैं ना, तो क्या होता है, आपको पता है कि अर्थ और स्टोन दोनों एक दूसरे को उसी फोर्स से खींचेगा। जिस फोर्स से स्टोन खींचेगा अर्थ को, उसी फोर्स से अर्थ भी खींचेगा स्टोन को, न्यूटन के थर्ड लॉ से। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होगा यहाँ पे। अब हमको क्या दिखता है कि ये जो स्टोन है ना, ये स्टोन तो नीचे गिरता दिखेगा हमको, लेकिन ये जो अर्थ होता है ना, ये हमको ऊपर नहीं आते दिखता है। क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम अभी समझते हैं डिटेल में। ऐसा होता क्यों है ना, इसको हम समझ लेते हैं डिटेल में। Why we only see stone is falling toward the earth but not see earth rising toward the stone। मतलब ये उल्टा ऊपर क्यों नहीं जाता है ना। ये कहाँ जाता है, ये नीचे की ओर तो दिख रहा है, ये ऊपर नहीं दिख रहा है। अभी एक्चुअल में ये ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके बारे में हम कमेंट करेंगे अभी, और समझेंगे कि अर्थ को ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए, ठीक है, तो किस एक्सेलरेशन से जाना चाहिए, और अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए ना। इसके बारे में हम समझते हैं अभी, ठीक है। ओके, तो देखिए मेरे पास मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का मास एम एज्यूम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ये स्टोन है। स्टोन का बड़ा बन गया, छोटा बना लेते हैं। ये स्टोन है मान लीजिए, इसका अर्थ मास ऑफ स्टोन एमओ रख लीजिए, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम मान लेते हैं ये आर है, ठीक है। ओके, तो जो इसमें फोर्स लगेगा, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा और ये इस पे कितना फोर्स लगेगा, दोनों बराबर होगा, ठीक। ये फोर्स का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। F इक्वल टू क्या होगा, G M1 M2 अपन आर स्क्वायर, G M E MO अपन आर स्क्वायर, ये फोर्स हुआ। और एक बात आपको पता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है, इससे पहले पढ़ चुके हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम इसकी बात करें, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। ये मान लीजिए हम, ये जितना फोर्स इसको लगाएगा, ये भी उतना फोर्स उसको, ये जितना फोर्स इसको लगाएगा, ये उतना फोर्स लगाएगा। मतलब F1 F2 बराबर होगा यहाँ पे, F1 इक्वल टू F2 होगा, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसकी बात करें, ऑब्जेक्ट इस पे लगा रहे, कितना एक्सेलरेशन इस पे आएगा, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो अब ये दोनों को बराबर कर लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में देखिए ये दोनों बराबर है आपस में, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम ए रख लेते हैं, यहाँ पे एम नॉट ए इक्वल टू ये जी एम ई एमओ अपन आर स्क्वायर। अब एमओ से एमओ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ यहाँ पे, जी एम ई अपन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मास ऑफ अर्थ क्या होता है, मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक्सेलरेशन जब निकालेंगे हम यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन अगर हम बात करें निकालने की, तो जी के साथ मास ऑफ अर्थ का मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। ये क्वांटिटी की बात करें हम। आगे हम दूसरी बात करें, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना चाहें अर्थ का। अर्थ का एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, वो अगर निकालना चाहें अर्थ का एक्सेलरेशन, तो देखिए एफ इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एम ए मास ऑफ अर्थ इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अर्थ की बात करेंगे तो आपस में ये और ये बराबर होगा, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये दोनों को बराबर करते हैं तो देखिए क्या आता है मेरे पास, एम ई इंटू ए इक्वल टू जी एम ई एमओ अपन आर स्क्वायर। तो देखिए एम ई से एम ई कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ आर जो आएगा जी इंटू एमओ अपन आर स्क्वायर। इट मीन्स, इसको समझिए, जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और एक स्टोन का मास कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 kg 15 kg कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए आप 100 kg मान लेते स्टोन का मास, नीचे में आर स्क्वायर है। तो फिर भी देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसको करिएगा तो 6.67 इंटू 10⁻⁻9 आएगा अपन आर स्क्वायर।
ये अप्रोक्स आपको क्या होगा, आप नॉट हो जीरो लगाइए तब 6 लिखिए, है ना। तो नॉट हो जीरो के बाद अगर मान लीजिए 0.0 और फिर 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये तो जीरो ही होगा ना, मतलब ये तो अप्रोक्स जीरो ही होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है ना, अर्थ हमको कैसा दिखता है, अपनी जगह पर फिक्स दिखता है। एक्चुअली अर्थ भी मूव करता है स्टोन की तरफ, अर्थ भी मूव कर रहा है ना, लेकिन इस एक्सेलरेशन से, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो ही तो हुआ, है ना। तो अर्थ अपनी जगह से इसलिए नहीं दिखता हमको मूव करते हुए, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होता है इसके रिस्पेक्ट में। अब स्टोन का एक्सेलरेशन देखिए कितना निकलेगा, आप अगर स्टोन का एक्सेलरेशन निकालिएगा तो ये तो बहुत आपको निकल जाएगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा होता है ना, इससे भी ज्यादा, जी के वैल्यू से भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप निकाल के यहाँ पुट कीजिएगा ना मास ऑफ अर्थ, अभी आगे हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ अर्थ को, निकालेंगे ये क्वांटिटी के साथ जी निकालने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो निकलेगा ना, ये आपको 9.8 के बराबर निकलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आया देखिए 9.8 आ रहा है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आपको आया जीरो के बराबर। इसलिए हम एक स्टोन को अगर छोड़ दें ना, तो स्टोन तो गिरते दिखता है नीचे की ओर, लेकिन अर्थ ऊपर आते हुए नहीं दिखता, क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाता है, और यहाँ पे स्टोन का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हमको स्टोन दिखेगा नीचे गिरते हुए और अर्थ ऊपर आते हुए नहीं दिखता है, मेन ये रीजन होता है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग देखने वाले हैं, है ना, फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होता है, ठीक है। देखिए एक बॉडी है, ठीक है, अगर एक बॉडी को छोड़ दीजिए आप, है ना, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब बस इस पे अर्थ का फोर्स काम करेगा और कोई बाहर से फोर्स काम नहीं करेगा, तो हम ये बोलेंगे दिस बॉडी इज अंडर द फ्री फॉलिंग, है ना। इसमें सिर्फ अर्थ का फोर्स काम कर रहा है और कोई फोर्स काम ना करे, तो ये बॉडी जो है इनको माना जाएगा फ्री फॉलिंग बॉडी, है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्री फॉलिंग बॉडी जब भी होता है इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स ही काम करेगा इस पे और कोई फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है, दैट विल बी फ्री फॉलिंग, ठीक है, ओके। तो फ्री फॉलिंग में देखिए क्या होता है, सिर्फ इस पे काम करेगा अर्थ का फोर्स, ये अर्थ है, ये अर्थ इसको सिर्फ खींचेगा और ये अर्थ के फोर्स से नीचे आएगा, ठीक है, और बाहर कोई फोर्स इस पे काम नहीं करेगा, ये फ्री फॉलिंग होगा, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी moves under free falling, मतलब क्या हुआ, when a body moves under the gravitational force then the body is said to be in free falling, है ना, तो इसमें बॉडी कहलाएगा फ्री फॉलिंग, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, उसके बाद आगे देखिए हम देखेंगे ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फर्क होता है, ठीक है, ठीक है। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में देख लेते हैं हम क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। पहले ग्रेविटी समझते हैं, ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी को आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि अर्थ से एक मासिव बॉडी है, अर्थ के पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, छोटा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगेगा ना अर्थ के पास कोई छोटा बॉडी पे, वो होगा ग्रेविटी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि कोई बहुत ह्यूज मास का ऑब्जेक्ट कोई छोटे मास को जब खींचेगा अपने तरफ, तो ये जो है ग्रेविटी कहलाएगा, ठीक है। उसको हम लिख सकते हैं कि व्हेन a huge mass object attract a small mass object near it,
दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशन का एक जो ग्रेविटी है एक स्पेसिफिक टाइप होता है ना, एक स्पेशल टाइप है। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशन का एक स्पेशल टाइप होता है। ठीक है, ग्रेविटी ग्रेविटी में एक बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, वो छोटा ऑब्जेक्ट को खींचेगा, है ना। जैसे अर्थ हो गया, एग्जांपल की बात करें तो अर्थ हो गया, अर्थ स्टोन को खींच रहा है हमारे पास कुछ भी, और हम मून को ले लेंगे, मून के पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टोन या ट्री इसके पास, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो गया जिसको ये खींच रहा है, ठीक है, अपनी तरफ। अर्थ हो गया, छोटे कोई ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, स्टोन हो गया आपको, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उनको हम बोलेंगे ग्रेविटी। ठीक है, इनके बीच में लगेगा। ठीक है, और अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, जैसे स्टोन हो गया, एक स्टोन और दूसरा स्टोन है, इनके बीच फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशन होगा। ग्रेविटेशन का मतलब क्या हुआ कि ये दुनिया में हर बॉडी, जो दो बॉडी मास वाला है, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा तो उसको हम ग्रेविटेशन बोलेंगे। ये तो हम स्टार्टिंग में डिफाइन कर रखे थे। लेकिन अगर बड़ा बॉडी छोटे बॉडी को अट्रैक्ट करे ना, ठीक है, तो ये ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, तो बस इतना आप इसमें डिफरेंस समझ लीजिए, है ना। और ये मेन डिफरेंस होता है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में। ठीक है, देखिए हम लोग देखेंगे अभी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, इसको देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनको समझते हैं। देखिए मान लीजिए अगर कोई अर्थ के पास कोई बॉडी रखा हुआ है ना, ये अगर नीचे आएगी तो किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मींस व्हाट कि व्हेन अ बॉडी इज पुल्ड ऑन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, then there is some acceleration results in this body that is called acceleration due to gravity। अगर ये बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, इसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगा तो जो एक्सेलरेशन इस बॉडी में आएगा, ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। ठीक है, इस बॉडी। ठीक है, तो इसको हम पहले थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इस बॉडी के ग्रेविटी के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि when a body is pulled on due to gravitational force, then the acceleration produced in the body is called acceleration due to gravity। ठीक है, इसको हम जी से नोट करते हैं, स्मॉल जी। ठीक है, ग्रेविटी की जब बात करेंगे स्मॉल जी से नोट करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है अर्थ सरफेस पर, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, इसको समझते हैं, इसको समझिए पहले क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक बॉडी है, ये अर्थ है रखा हुआ, एक स्टोन यहाँ पे रखा हुआ, स्टोन को अर्थ खींचेगा अपनी तरफ, और ये अर्थ को भी खींचेगा स्टोन। मान लीजिए इन दोनों के बीच में फोर्स एफ लग रहा है, तो आपको पता है इन दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है एफ, ये अर्थ सरफेस के पास ही है, इतना समझिए कि अर्थ के पास ही है ना, ये बहुत दूर नहीं है, नहीं तो हमको कुछ और इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अर्थ के सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर के पास ही है। ठीक है, तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो अर्थ का रेडियस होता है, आप समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस आर है। ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन का क्या होगा, जी m1
मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ अर्थ अपन आर स्क्वायर। ओके, अब आप क्या कीजिए यहाँ पे, ये तो बात समझ में आई आपको। अब इसके बारे में ये जो खींचा जाएगा, ठीक है, किस फोर्स से नीचे खींचा जाएगा, जो फोर्स होता है वो mg के बराबर होता है। mg मतलब क्या, ma, यहाँ पे a दे सकते थे, m इंटू ए, फोर्स होगा ma के बराबर, न्यूटन का सेकेंड लॉ से। और a को हमने भी बोला g, क्यों, यहाँ पे बोले एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा इस बॉडी में उसको हम बोलते हैं g। तो फोर्स हो गया यहाँ पे mg, और mg यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी का है मेरे पास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास है बॉडी का और जी है बॉडी का, इसमें जो फोर्स लगा mg के बराबर लगा। अब इन दोनों को बराबर कर लीजिए, ये 1 और ये 2, क्योंकि दोनों में फोर्स तो बराबर होगा। बराबर करने पे क्या होगा, m नॉट g दैट इज इक्वल टू g m नॉट me अपन का आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मास से मास कैंसिल हो जाएगा, इस सेम बॉडी का है ना, एक ही बॉडी का था। तो g का जो वैल्यू आएगा आप कह सकते हैं यहाँ पे g me अपन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू है, जी मतलब आपको कांस्टेंट वैल्यू है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, है ना। तो ये चीज आप अगर इन सबका वैल्यू अगर रखिएगा भी, वो हम दिखा देते हैं करके, इसका जो वैल्यू आएगा जी का अर्थ सरफेस पे, दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अप्रॉक्स आएगा। ठीक, तो आपको पहले करना क्या है, जी का वैल्यू याद कर लेना, याद कर लेना है अच्छे से, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना आपको। ठीक है, ये वैल्यू, अब देखिए इसका वैल्यू पुट करने पे ये वैल्यू कैसे आ जाता है, ठीक है, वो हम दिखा देते हैं आपको। जी का वैल्यू हमने रखा जी एम ई अपन आर स्क्वायर 24 kg, दैट इज एम ई 6 इंटू 10 पावर 24 kg। तो देखिए हमने ये जी रखा, जी इक्वल टू जी एम ई अपन आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या करा, देखिए जी का वैल्यू हमको चाहिए, क्या होगा न्यूमेरिकल में, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू एम ई कितना होगा आपको ये पता है, एम ई हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये 6 इंटू 10 पावर 24 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर होगा, 6.4 इंटू 10 पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला मीटर में, हाँ मीटर में, ऊपर वाला बीच वाला मीटर, ये के जी मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट होता है जी का। तो ये हम पहले बता चुके हैं आपको जी का यूनिट, है ना, आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। देखिए ठीक, यहाँ देखिए जी का वैल्यू क्या है मेरे पास, अगर आप इस सबको कैंसिल आउट कीजिएगा ना, तो ये आपको अगर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 10 पावर 24 डिवाइड कीजिएगा, ये 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 पावर 6 का मतलब 10 पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसको कैंसिल करने के बाद आपको ये तो सीधे 12 में 12 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 12 बचेगा कट के, ये हाँ क्यों नहीं, ठीक है, और अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब इनको डिवाइड कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई करके, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, तो आपको मिलेगा ये अप्रोक्स 9.8 के बराबर मिलेगा। ठीक है, नीचे का पॉइंट करेगा 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर जाएगा सर, वहां पे सर पावर सर 20 से मतलब पावर माइनस हो जाएगा। हाँ बोलो, हेलो, यहाँ पे जी जो आएगा मेरे पास, जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी हम लोग न्यूमेरिकल जब से भी सॉल्व करते हैं ना, इजीली के लिए आप जी का वैल्यू ना 10 ले लिए, पिक्चर का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे क्या होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड आसानी से हो जाता है। ये अगर आपको गिवन है बुक में ना 10 लेने के लिए आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप 9.8 यूज कीजिएगा ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको जी का वैल्यू आएगा। अब हम निकालेंगे कि मून के सरफेस पे ना जी का वैल्यू क्या होता है, वो देखेंगे। ये तो जी ऑफ अर्थ निकला मेरे पास, दैट इज 9.8 के बराबर। अब हम जी ऑफ मून निकालने वाले हैं, मून पे कितना होता है। ठीक है, ये देख लेते हैं हम।
फिर उसके बाद दोनों का रेशियो निकाल लेंगे कितना आता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग निकालने वाले हैं जो जी होता है ना, ये इसका जो वैल्यू होता है मून के सरफेस पे क्या होता है, जी इक्वल टू अभी निकाले जी। अब मान यहाँ पे वैल्यू, ये मास जो था तभी मून ये अर्थ का रखे थे, अब हम मून का रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ मून रखेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर रेडियस ऑफ मून। तो आपको मास ऑफ मून पता होगा कितना होता है, मून का मास ये होता है आपको 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ठीक। उसके बाद रेडियस ऑफ मून जो होता है